आम जनता जब भी मोदी जी से, बीजेपी से थोड़ी बहुत नाराज होती है तो बस विपक्ष अपना काम शुरू करने लगता है। उसकी हरकतें आम जनता को वापस मोदी जी के तरफ, बीजेपी के तरफ जाने को मजबूर कर देती है। चाहे वह किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन हो, या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो, या फिर 370 धारा हटाने की मांग हो, ये सारी हरकतें भारत तोड़ो अभियान के तहत एक षड्यंत्र के तहत सभी अग्रसर हो जाते हैं और वापस जनता इनकी मंशा को समझ जाती है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन 2020 का जो चुनाव प्रचार रहा, जो मुद्दे रहे, भाजपा का काफ़ी मजाक उड़ाया गया, व्यंग किया गया कि देखो राष्ट्रीय स्तर के नेता एक नगर पालिका चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या इनकी यही औकात रह गई है। इस तरह की बातें हो चली थी सोशल मीडिया पर। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं इससे सबको चौंका दिया है। किस तरह से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हार कर भी इस नगर पालिका चुनाव में, इस निकाय चुनाव में बाजीगर बनकर निकली है, बाजीगर बनकर उभरी है। कैसे, आइए एक विस्तृत चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अक्सर ये देखा होगा, सुना होगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वह लोकसभा चुनाव में उठते हैं और उठाए भी जाने चाहिए। लेकिन एक थोड़ा बहुत प्रचलन अब राज्य स्तर के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें भी अब राष्ट्रीय मुद्दे उठने लगे हैं और पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि नगर निगम के चुनाव में, निकाय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा बना हो, ऐसा पहली बार हुआ है। अब इसके क्या मायने हैं? बीजेपी ने निजाम और रजाकार संस्कृति खत्म करने की बात कही और एक मिनी इंडिया बनाने की भी बात कही, जिसका मतलब है एक ऐसा शहर जो सबका हो, किसी खास समुदाय, किसी खास परंपरा मानने वाले लोग अपनी प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी न समझे। जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे शहर का विकास हुआ है, वही सपना हैदराबाद के लोगों को, हैदराबाद की जनता को दिखाया गया, बताया गया। आमतौर पर नगर निगम का चुनाव सड़क, नाली, पानी तक ही सीमित होता है, यानी कि लोकल मुद्दे। लेकिन इस हैदराबाद नगर पालिका का जो चुनाव है, खासियत बात यह रही कि राष्ट्रवाद, निजाम कल्चर, रोहिंग्या मुसलमान, जिन्ना, सर्जिकल स्ट्राइक, परिवारवाद, साथ ही साथ हैदराबाद बनाम भाग्यनगर की बातें हुई, ये मुद्दे उछाले गए। इस नगर निगम चुनाव को देश भर में ओवैसी बनाम योगी के रूप में भी देखा जा रहा था, जहां ओवैसी के गढ़ में जाकर हैदराबाद का नाम बदल करके भाग्यनगर करने की बात कही गई। जैसा कि हमने देखा, हम सभी ने देखा कि अमित शाह जी ने भी अपने प्रचार की शुरुआत भाग्य लक्ष्मी मंदिर से पूजा अर्चना करके की। ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के नाम पर भाग्यनगर पहले हुआ करता था, हैदराबाद का नाम। हैदराबाद निकाय चुनाव का देश भर में बड़े बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जो परिणाम आए हैं उससे सबके मुंह पर ताला लग गया है। दरअसल बीजेपी का उद्देश्य ही नहीं था कि इसको चुनाव को जीतना है और वहां पे एक मेयर के रूप में खड़ा करना है। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी को एक एंट्री दिलवाना था, एक एंट्री गेट ओपन करना था, और इस चुनाव से बीजेपी सफल हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और गढ़ में जाकर के जो ओवैसी को चुनौती दिया है वह भी देखने लायक था। सीटों की संख्या से बीजेपी ने जो जीती है वह कम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछली बार की तुलना यदि आप करें तो 150 में से 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 46, तो 4 से 46 मतलब 42 सीटों का इजाफा, 42 सीटों का फायदा। यह 42 सीट की छलांग बहुत मायने रखती है।
42 सीटों की जो जीत है निकाय चुनाव तक ही यहाँ सीमित नहीं है, इसके दूसरे पहलू भी हैं, आइए उसे भी देखें। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, दक्षिण राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कोई करिश्मा नहीं कर पाए, यह भी सबके सामने है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इन चारों राज्यों में बहुमत तो दूर की बात है, कभी भी सशक्त विपक्ष के रूप में या फिर एक विकल्प के रूप में अपने आप को नहीं रख पाए, नहीं प्रदर्शित कर पाए पिछले 40 साल के अपने बीजेपी इतिहास में। केवल कर्नाटका ही दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य है जहां सत्ता तक यह पहुंची है। हैदराबाद का निकाय चुनाव उन कड़ी में सिर्फ एक पड़ाव मात्र है, जो कि एक गेटवे ऑफ इंडिया की तरह है बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में। खासकर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार चुनाव 2020 में AIMIM ओवैसी की जो पार्टी है, जब सीमांचल में 5 सीटें जीतती है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो देश भर में यह बहस हो चली थी कि विकास के नाम पर वोट लेने वाली बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लग जाता है। तो फिर किस आधार पर किसी भी दूसरे प्रदेश में अब तक कोई भी काम न करने वाले ओवैसी की पार्टी AIMIM को वोट मिल जाती है? क्या यह सांप्रदायिक राजनीति नहीं है? यह विचारणीय प्रश्न है और सबके सामने प्रश्न है जो परिलक्षित हो रही है। शांति दूतों की बढ़ती संख्या पर यह अंदेशा जताया जा रहा था कि जब बिहार में 5 विधायक होने पे हिंदुस्तान शब्द बोलने पर इनको आपत्ति हो रही है, तो जब ये 5 से 50 हो जाएंगे तब यह क्या गुल खिलाएंगे, कौन सा भारत तोड़ो अभियान को अगले कदम में ये ले जाएंगे। इसलिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भाग्यनगर नाम करने का ऐलान किया हैदराबाद का, तो लोगों में एक विश्वास जगा और यह विश्वास चुनाव परिणाम में परिलक्षित भी हो रहा है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि दरअसल जब राज्य के राजधानी में आप स्थापित हो जाते हैं, तो राज्य के अंदर, राजधानी के बाहर विस्तार करने में एक सहूलियत होती है, आसानी होती है, और वही काम बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में किया है। एक बात इसमें गौर करने लायक यह है कि चुनी हुई सरकार से कुछ गुस्सा, नाराजगी अवश्य होती है, स्वाभाविक भी है, लेकिन जिस तरह से भारत तोड़ो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी, कांग्रेसी, ये लोग जो हैं हरकतें करते हैं, वापस लोगों का जो रुझान है वह बीजेपी के तरफ जाता है। उदाहरण के तौर पर आप अभी किसान आंदोलन को ही ले लें तो देखें आप कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान भाई मेरा भाई, खालिस्तान नेताओं का फोटो के साथ प्रदर्शन, खालिस्तान की मांग करने वाले अलगाववादी नेताओं भी देखे गए उसमें। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस तरह के नारे बच्चे से लगवाए जा रहे हैं। इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं प्रदर्शित हो रहे हैं और लोग इस चीज को समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनकी जो करतूतें हैं लोगों को वापस बीजेपी की तरफ ले जाती है। नमस्कार, वंदे मातरम।